नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली मैंने जो आज का एजेंडा रखा है, जो मैं कंप्लीट कराने का सोच रहा हूँ, एक तो मैं कराने का सोच रहा हूँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपका वोल्टेज से करंट सोर्स में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है वोल्टेज से करंट सोर्स में, करंट से वोल्टेज सोर्स के अंदर। और दूसरा क्या है, बैलेंस ब्रिज कराएंगे, ठीक है ना। दूसरा हम बैलेंस ब्रिज देखेंगे आज, बैलेंस ब्रिज। फिर उसके बाद तीसरा मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर सब ठीक रहा तो हम लोग जो है ना KVL, है ना, KVL KCL भी देख लेंगे, ठीक है ना। KVL KCL एंड इन यहाँ पर जो है RLC सर्किट्स में देख लेंगे, RLC सर्किट्स। तो इसको हम देख लेंगे RLC सर्किट्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं हम लोग। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं मैं आप लोगों से, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक सोर्स से दूसरे सोर्स के अंदर बदलना। सपोज करो दोस्तों, आपके पास एक नेटवर्क है, ओके, मैं इसे डब्बे में बंद कर लेता हूं। ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। माफ करना, अच्छे से नहीं बनाया। ओके, चलो ये डब्बा मान लो, ठीक है ना। इनके अंदर क्या है, मैं दोस्त आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके पास ये एक इस तरह का वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर जो है आप एक जो है इसके साथ जो है वोल्टेज सोर्स के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर V1 आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास V1 वोल्टेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें से करंट I1 निकल के आ रहा है, ठीक है ना, I1। तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी R ओनली। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस V कर लो, आप कंसिडर कर लो वोल्टेज यहाँ पे आपके प्लस माइनस V है। और यहाँ पे ठीक इसी टाइम पे यही सर्किट है, इसके अंदर क्या वोल्टेज सोर्स की जगह यहाँ पे ना करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। और करंट सोर्स में आपको पता है रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में लगता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सीरीज़ में लग रहा है वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज V1 है बाहर की तरफ। यहाँ भी मेरे को वोल्टेज V1 ही मेंटेन करने है ना, और यहाँ पर जो करंट है वो भी सेम रखना है, दोनों चीज़ सेम रखनी है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे मेरे को करंट सेम रखना है, V1 वोल्टेज सेम रखना है, यहाँ भी करंट सेम रखना है, V1 वोल्टेज सेम रखने हैं। हमें देखना है अंदर का मामला किस तरह चल रहा है। दिस इज़ द I एंड दिस इज़ R, ओके। ये सब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इनके अंदर का, ठीक है ना। तो आपको पता ही है करंट के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस रखता है और वो उसके साथ सीरीज़ में लगता है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो पहली वाली फिगर को देखोगे ध्यान से, तो V1 जो आपका निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है V1, दिस इज़ द V, तो दिस इज़ V माइनस R इंटू I1, है ना। KVL है, यहाँ पे KVL लगा है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है V माइनस दिस वन, तो इसको जो V1 इक्वल टू ये आ जाएगा, इस वन माइनस यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना। उसके बाद जो यहाँ पे करंट देखोगे दोस्तों, V1 यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर देखोगे ये V1 है, ये किसके बराबर होगा कि यहाँ पे जितना करंट, सपोज करो यहाँ पे करंट आई जा रहा है, आपका आई जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, ये I माइनस, ठीक है ना, ये जो करंट आई जा रहा है माइनस I1, ठीक है, इंटू R। तो ये जो वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज कहाँ के होंगे दोस्त, यहाँ के वोल्टेज होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे I1 जा रहा है, तो यहाँ पर जो वोल्टेजेस होंगे तो वो कितने होंगे, दिस करंट माइनस दिस वन, जितना करंट इधर गया इंटू R। तो जब इसको सॉल्व करोगे आगे की तरफ तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों, IR माइनस I1 R, ठीक है ना। तो दोनों को कंपैरिजन करो, और यहाँ पर देखो जो आपका ये V है, ये किसके बराबर है, IR के बराबर है। तो V इक्वल टू IR के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका I होगा, सॉरी माफ़ करना, कैपिटल I से I जो होगा आपका V अपॉन R होगा, ठीक है ना। तो अगर दोस्त आपको कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि आपको वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज टू करंट सोर्स, अगर वोल्टेज से आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो आपके पास, सपोज करो आपके पास ये वोल्टेज है प्लस माइनस V में, ये रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका V1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसमें, दिस इज़ R, दिस इज़ गोइंग टू बी I। अब जो आपका जो इसको कन्वर्ट करेंगे ना, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई इसे इसमें कर दो करंट सोर्स के अंदर, तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पर एक करंट सोर्स रिप्लेस करना,
ठीक है। और उसकी डायरेक्शन ऐसी ही रखना जो इधर है वी की डायरेक्शन का तो जरूर ध्यान रखना, वी इक्वल टू प्लस ऊपर है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आएगा दिस इज वी इज गोइंग टू बी आर, और इसी आर को क्या करना, बस पैरेलल में लगा देना इसके साथ। ये हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो कई बार ना कैलकुलेशंस में बहुत इजी हेल्पफुल रहता है ये। दिस इज गोइंग टू बी I1 एंड दिस इज गोइंग टू बी V1 ओवर हेयर, ठीक है ना। दिस इज I, यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। दिस इज I1, है ना। तो ये समझ में आ गया दोस्तों आपको। सिंपल है कि इसको कन्वर्ट इसमें करने के लिए सिंपली V डिवाइडेड बाई दिस R, यू विल गेट दिस R, एंड ये वाला जो R है ये यहाँ पे पैरेलल में चला जाएगा, बस दैट्स ऑल, है ना। और आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको करंट टू वोल्टेज करना है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन करना है, वोल्टेज, है ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सोर्स, है ना, वो करंट टू वोल्टेज सोर्स करना है आपको, माफ़ करना है, इसको ग्रीन से ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका करंट सोर्स लगा रहेगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ठीक है। इस पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ ये आर वैल्यू है, सपोज करो I1 करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू है सपोज करो V1 ही है आपकी। तो दोस्त इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट करके क्या बनेगा, यहाँ को आप एक वोल्टेज सोर्स लाएंगे और ये जो वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो ऊपर की तरफ है उस तरफ प्लस रहेगा, नीचे की तरफ माइनस रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका ये वाला जो V होगा दिस इज इक्वल टू I इंटू आर हो के बराबर होगा, और यहाँ पर जो आर है ये सीरीज़ में चला जाएगा। दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया ना। आसान है ना, कितना आसान था। सिंपली आपको जो है यहाँ पर जो है करंट को यहाँ पर जो है ये जो वोल्टेज है इसको डिवाइडेड बाय आर कर देना, करंट में कन्वर्ट कर देना, इसे पैरेलल में ले आना, गायब भी मत कर देना, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये जो है जो अगर करंट सोर्स दिया हुआ है आर के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है इसके हमेशा प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, जो एरो होगा वो प्लस की तरफ होगा। तो उसको क्या करना है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो V इक्वल टू IR, है ना, I इंटू दिस R करके यहाँ पे वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना, रेजिस्टेंस को सीरीज में ले आना, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ कम बैक टू द बैलेंस ब्रिज। ओके, बैलेंस ब्रिज में भी देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, बस मैं आपके रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। बैलेंस ब्रिज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों इनके, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि सारे कंसेप्ट हम जल्दी से ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद हम लोग बाकी की भी इंपॉर्टेंट फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह वो स्टार्ट करेंगे, लेवल राइज करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको मेंशन करना चाहता हूँ। जितनी भी आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए रेफ़र की गई है, वहाँ पर सिर्फ आर नेटवर्क को कंसीडर किया गया है, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें ना तो कैपेसिटर का जिक्र है ना आपका इंडक्टर का जिक्र है, और उन्होंने सब कुछ कंसीडर किया है रजिस्टर को कंसीडर करके। हालांकि दोनों चीज़ों में कोई चेंज नहीं आता, जो आर है एजिटी की वो लगभग एल के लिए होता है, और बस सी के साथ क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, जो एल का होता है वो सी एकदम उल्टा होता है। तो एक बार आप बताओ क्या मुझे ज़रूरत है इनकी थोड़ी सी थ्योरी कराने की या नहीं है। तो प्लीज़ मेरे से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों की कि प्लीज़ अगर आपको इनकी थ्योरी चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, अगर सी और एल की भी आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक लेक्चर लग जाएगा पूरा सी और एल को ख़त्म कराने में, तो वो आप मुझे बता देना, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जब हम आर और इनमें से प्लस यहाँ पर जे ओमेगा एल लगा देते हैं, मतलब एक इसको दोस्तों दिस इज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, हम इसे एस लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, है ना। दो तरह के डोमेन होते हैं, एक तो टाइम डोमेन जिसमें टाइम में मेजर करते हैं, जैसे एस ओमेगा टी, है ना, ये तो साइन ओमेगा टी, माफ़ करना, तो ये क्या है साइन ओमेगा टी, दिस इज़ द यहाँ पर जो इसे टाइम डोमेन बोलते हैं, जहाँ टाइम के उसमें एक्सप्रेस हो रहा हो, जैसे आप साइन टी बोल दो या टी बोल दो, ठीक है ना, टी स्क्वायर बोल दो टाइम डोमेन में, ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो जो है इसको इंडक्टर को जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस से रिप्लेस करते हैं, और जो कैपेसिटर को 1/CS से रिप्लेस करते हैं, है ना, नेटवर्क को अगर उसके अंदर लेके जाना होता है हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो खैर मैं आपसे ये जब आपका आर के साथ ये लग जाता है, जे ओमेगा लग जाए या माइनस जे ओमेगा सी लग जाए, है ना, माइनस, क्योंकि 1/CS है तो ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लग जाए तो उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द इम्पीडेंस, जेड से बोलते हैं उसे, जेड इम्पीडेंस। जब रेजिस्टेंस के साथ प्लस माइनस कुछ यहाँ पर कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड लग जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग दोस्त इम्पीडेंस जेड। समझ में आया। तो
आपको मैं अगर Z से करके बता देता हूँ, तो Z का मतलब क्या है कि मान लो सपोज करो ये आपके साथ रजिस्टर है, इसके साथ इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो मतलब R प्लस जे ओमेगा एल, ये हो गया आपका इंडक्टर का, दिस इज कॉल्ड Z1। तो इसे बोलेंगे। तो कई बार जो ज़्यादातर एग्जाम्स होते हैं, लेवल अच्छा होता है, उनमें ये आता है, इम्पीडेंस आता है, वो कभी भी आर से नहीं पूछते खाली, लेकिन किताब में सिर्फ आर है। तो मैं थोड़ा क्या पूरा ही कंफ्यूज था कि वेदर आई हैव टू इंट्रोड्यूस जेड और नॉट। कभी आपको लगे कि सर ने तो मुझे पूरी कहानी पढ़ा दी है, जेड तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया पूरी किताब में, है ना, कहीं उन्होंने बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। तो मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जेड का मतलब इंपीडेंस है इन दोनों के रेजिस्टेंस के साथ प्लस उनके पास जे ओमेगा एल के साथ। कुछ लोगों को सरप्राइज लग सकता है कि मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है कुछ लोग मैकेनिकल और दूसरी ब्रांच के लोग भी देख रहे हैं जिनको ज़्यादा नहीं पता है, तो प्लीज़ हमें उन लोगों के हिसाब से भी देखना है, ठीक है। तो चलो, अब उम्मीद है जेड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जेड का मतलब क्या होता है। प्लीज़ मुझे इसका जरूर बता देना कि वेदर यू वांट सी और एल एक लेक्चर में, है ना। इलेक्ट्रिकल और वो दूसरी ब्रांच वाले बोल सकते हैं, पर मैकेनिकल वाले बोलेंगे छोड़ो भाई क्या लेना देना है, और ज़रूरत भी है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम तो सारी ब्रांचेस के लिए हैं, स्पेशली ESL में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जेड इंट्रोड्यूस करे दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, आपके आगे भी काम आ जाएगा यहाँ पर। तो जेड को आप आर भी मान के चलना, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों एक ये ब्रिज नाम की चीज़ है, ये बैलेंस ब्रिज बोला जाता है इसको, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर वगैरह जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे बैलेंस ब्रिज की कंडीशन, गैल्वेनोमीटर वगैरह, डिफ्लेक्शन वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर ठीक है ना, ये तो ज़्यादा अच्छा चित्र नहीं बना है पर ध्यान रखना। तो दिस इज़ Z1, ओके, इसको अच्छे से लिख देते हैं, दिस इज़ Z1 एंड दिस इज़ Z2, दिस इज़ Z3 एंड दिस इज़ Z4 है, ओके। तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या बोलते हैं कि जो इनके अपोजिट वाले, जहाँ पे ये बीच में तार खिंच रहा हो, ठीक है ना, उसके दोनों के अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दो, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना। जहाँ भी तार खिंच रहा हो उसके अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। याद रखने का तरीका है, कई बार भूल जाते हैं हम लोग। तो क्या होता है, Z1 Z4 इजकल टू Z2 Z3, है ना, ये कंडीशन, दिस इज कंसिडर्ड एज द ब्रिज कंडीशन, ओके। इसी को अगर रजिस्टिव नेटवर्क है तो जेड को आर से रिप्लेस कर देना, है ना। कैपेसिटिव है तो सी से रिप्लेस कर देना, है ना। और नहीं, कैपेसिटिव में एक्चुअली उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, कैपेसिटिव नहीं, इंडक्टिव है तो उसमें रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। तो अभी क्या है, Z1 बाई Z3 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू Z2 बाई Z4, ठीक है ना, वही चीज़ है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज कंडीशन। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्त, बैलेंस ब्रिज कंडीशन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, बैलेंस ब्रिज कंडीशंस को, है ना, क्योंकि 9th-10th से भी पढ़ते आ रहे होगे, तो बैलेंस ब्रिज कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो खाली इतना समझना है अपने आप को, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा आप लोगों को ये बैलेंस ब्रिज का, है ना। और एक चीज़ और इसके बारे में, अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये बता दूं, यहाँ पर सिर्फ जब ही आप रिप्लेस करना जब प्रैक्टिकल सोर्स हो, है ना। जब प्रैक्टिकल सोर्स का मतलब है जब वोल्टेज के साथ कुछ रजिस्टर हो या करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगा हो, तभी करना है। प्रैक्टिकल सोर्सेज पे काम कर रहा है, आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को आप इक्वलेंट उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगेन कल वाली बात ध्यान रखना, आप आइडियल वोल्टेज सोर्स को आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है आइडियल में, ठीक है ना। आइडियल डजंट फॉलो ओम्स लॉ, तो इसे कन्वर्ट नहीं कर सकता है। जबकि यहाँ पे मैंने कन्वर्जन के लिए किसका इस्तेमाल किया है, मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया है। तो गॉट इट ना, दिस इज फॉर द प्रैक्टिकल सोर्सेस ओनली, ये लिख देता हूँ ये पॉइंट भी, फॉर प्रैक्टिकल सोर्स ओनली एज आइडियल source doesn't follow Ohm's law, ठीक है, ओके। तो उसके बाद चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी खत्म हो गया अपना, है ना। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आता हूँ KVL की तरफ। अब हम लोग ना बिल्कुल बेसिक की तरफ पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूँ 3 एलिमेंट्स के बारे में, बस थोड़ा सा समझ लो, है ना। RLC का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, बट फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे, एक L, R, एक L और एक C, ठीक है ना। इन दोनों का बिल्कुल भी किताब में जिक्र नहीं है। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन इसी चीज़ की है कि मैं कंसिडर करूँ या नहीं करूँ, लेकिन R का तो है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है मैं 2 टेबल बना रहा हूँ, एक सीरीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, और एक यहाँ पर लिख लूँ पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, ओके। यहाँ पर मैं डालता हूँ रजिस्टर्स, है ना, रजिस्टर्स, ओके। नीचे जो है इंडक्टर्स,
ओके। और उसके बाद तीसरी लाइन लिख देता हूँ कैपेसिटर्स, ओके, ये लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे दो एलिमेंट्स हैं, सपोज करो यहाँ पर जो है दो एलिमेंट्स इस तरह सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये वैसे तो आप जानते होंगे दिस इज कंसिडर्ड R1 R2 R3। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं दो एलिमेंट तो उनको सिंपली क्या करते हैं, उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस R इक्वलेंट निकल के आएगा दिसली सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह करके उसे ऐड करते हुए चले जाना, ठीक है ना। लेकिन अगर वही पैरेलल में कनेक्टेड हो, पैरेलल का मतलब क्या है, इस तरह ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इस तरह के पैरेलल भी कनेक्टेड है, ये R1 R2 R3, ये दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। तो उस केस में दोस्त क्या होगा, यहाँ पर जो है हम जो पैरेलल केस के अंदर जो 1/Req है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब मैं दो एलिमेंट्स, यूजुअली दो एलिमेंट्स अगर पैरेलल में होते हैं, इस तरह दो एलिमेंट्स पैरेलल में होते हैं R1 और R2, ये पैरेलल में होते हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को जो है सीधा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। मतलब ये 1/, वाला करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1/ करके निकालोगे, बेसिकली 1/ से ही है। तो R इक्वलेंट क्या होगा अगर दो एलिमेंट होंगे, है ना, 1/R इक्वलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको देखोगे तो ये क्या निकल के आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ओके। और ये 1/R इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये जो है R1 R3, माफ़ करना, ये नीचे आएगा और ये प्लस ऊपर की तरफ आएगा। जब इसे ऊपर की तरफ करोगे तो R इक्वलेंट क्या निकल के आएगा, R1.R2 मल्टीप्लाई प्लस R1 प्लस R2। तो दोस्त यहाँ ध्यान, इसलिए मैं ये चीज़ आपको लिख के बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास दो रजिस्टर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उस केस में ना सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई इसका सम, है ना, ये शॉर्टकट यूज़ होता है। ये दिमाग में इतनी बार प्रैक्टिस करो कि बैठ जाए, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, है ना। ये कोई बार बार नहीं बताता, पर ये जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये कोई इस तरह नहीं निकालता है। फिर हम सिंपली क्या करते हैं, जब दो एलिमेंट्स होते हैं, जब में दो एलिमेंट्स होंगे, जैसे R इक्वलेंट फॉर R1 एंड R2, दो एलिमेंट्स होंगे, तो R इक्वलेंट मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, R1.R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना। तो जैसे मैं बोलूँ 6 और 9 आपस में कनेक्टेड हैं, 6 और 9, तो मुझे 1/6 बाई 1/9 करनी है, सिंपली 6 × 9 डिवाइडेड बाई 6 और 9 15, तो 6 × 9 54 डिवाइडेड बाई 15, आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएंगी ये चीज़, एक दिन में नहीं आती हैं। कभी ये सोचो कि एक दिन में सारी चीज़ें आ जाएं, तो इसको लिख लेना 2 एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि यूजुअली 2 एलिमेंट्स में काम आ जाता है, ठीक है ना। इंडक्टर भी सिंपली अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो वही चीज़ आएंगी, ठीक है। तो आप जो है L इक्वलेंट दैट इज गोइंग टू बी L1 प्लस L2 प्लस L3, ओके। और उसके बाद 1/L इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस में होता है वही सिंपली इंडक्टर्स में होता है, 1/L2 प्लस 1/L3, ओके, प्लस इस तरह आप आगे बढ़ते हुए चले जाओ। कैपेसिटर में जो है दोस्तों, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। जो इसके अंदर होता है, पैरेलल इसके अंदर होता है, मतलब जो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर होता है, यहाँ पर देखोगे जो ये वो यहाँ पे सीरीज़ में आता है और वो पैरेलल में हो जाता है जो सीरीज़ वाला होता है। तो रजिस्टर के अंदर बस उल्टा है इन दोनों का। तो R/1/C इक्वलेंट जो सीरीज़ में होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसको प्लस करते चले जाओ। यहाँ ये C इक्वलेंट आएगा जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह करके कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे। तो ये जो है ये सीरीज़ और उसका कनेक्शन है दोस्तों इन दोनों के बीच का, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये दो एलिमेंट्स को मैं थोड़ा सीधा हो जाता तो ठीक लगता है, गुड, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये क्या इतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं वैसे लिखने की, तो पर मैं आपको बता रहा था कि अगर थोड़ा कमांड हो तो आप कर सकते हो इस चीज़ को, है ना, यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जो है यहाँ पर अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं करंट डिवाइजर करंट KCL की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ KCL, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, KCL, है ना दोस्तों। KCL को हम प्यार से किस नाम से जानते हैं दोस्तों मतलब शॉर्ट फॉर्म है, प्यार से यार से कुछ नहीं, तो इसे हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, है ना, क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ।
करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किरचॉफ करंट लॉ किसको फॉलो करता है? दिस इज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, करंट का मतलब ही चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। सपोज यहाँ पर जो है ये जो है आपका जो है ये इस तरह जो है ये 3 चार्ज कैसे आ रहा है, तो सपोज करो इससे करंट आ रहा है, इससे करंट आ रहा है, इससे करंट आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से जो है करंट जा रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर नोड के अंदर ना, इस पर्टिकुलर नोड पे जितना इस पे करंट आ रहा है, सपोज करो दिस इज I1, दिस इज I2, I3, तो ये जो जा रहा है ना वो बराबर होगा, जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। कहने का मतलब ये है, दिस इज I4 सपोज, तो I4 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर नोड पे कोई अपने से पैदा नहीं कर देगा, वो जितना करंट पीछे से आ रहे हैं उतना ही करंट जाएगा। सो दैट इज कंसिडर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, है ना, इसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, तो इसको जो है दोस्तों पढ़ी लिखी भाषा में कुछ इस तरह भी लिख देते हैं, है ना, समेशन ऑफ आई, ये समेशन का सिंबल होता है, दैट इज गोइंग टू बी जीरो, मतलब जो टोटल समय समेशन का जो जीरो होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन में आप इनको इधर लेके आओगे ना, जब यहाँ पे इससे इधर की तरफ लेके आओगे तो I4 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 दैट इज गोइंग टू बी जीरो, है ना। तो वही बोल रहा है कि टोटल करंट का समेशन आपका जीरो आना चाहिए एट द जंक्शन, एट द जंक्शन, इसे बोलते हैं आपको यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज में KCL बोलते हैं दोस्तों। तो ये KCL दोस्तों अपने बहुत ही काम का है ना। अब यहाँ से KCL से निकल के आता है दोस्तों करंट डिवाइडर रूल। एक्चुअली मुझे आपको बेसिकली बताना था करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। तो मैं क्या इस पे आ जाएगा? ओके चलो मैं यहाँ पे ना कुछ और समझाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह कम है। चलो मैं आपको ये नोड बता देता हूँ, नोड क्या होता है, ठीक है ना। नोड देखो दोस्तों, जब आपके पास सपोज करो ये 2 नेटवर्क हैं, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क, और ये प्लस माइनस यहाँ कुछ लगा दिया, यहाँ मैं कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे एक ये लगा दूँ, एक बार यहाँ लगा दूँ, एक बार यहाँ लगा दूँ, ठीक है ना। दोस्तों ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जिन पे ये 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द नोड। ओके, नोड, ठीक है। और जहाँ पर 2 एलिमेंट है, ये सिर्फ 2 एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं ना, उसे बोलते हैं सिंपल नोड। ओके, नोड एक तो बोल दो यहाँ पे सिंपल, एक नोड बोल दो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल वाली है। और ये जो नोड है इस वाली पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों के तीनों कनेक्टेड है। मतलब बेसिकली ये लंबा दिखाई दे रहा है, मगर ये क्या होता है, एक ही उससे पॉइंट पे टाइट हो रहे हैं, ये सारे ये आपस में कनेक्टेड है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल नोड, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपको 2 एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट 2 एलिमेंट, है ना। यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 2 एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये P और Q, ये 2 पॉइंट्स हैं मान लो, ठीक है ना। तो दिस इज P एंड Q, दिस इज बेसिकली, इसको मैं ना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, जिन लोगों को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, कि ये इस तरह भी बनाया जा सकता है। सेम ही सर्किट है ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, है ना, ये सेम ही सर्किट है, ठीक है ना। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज यहाँ पे PQ मान लो, सपोज करो ये A है ना, ये सपोज करो B है। तो ये A B क्या है यहाँ पे आपके, ये तो हो गए आपके सिंपल नोड, और ये P और Q हो गए, है ना, P एंड Q, ये क्या होगी आपकी प्रिंसिपल नोड, एंड A B हो गया आपका सिंपल नोड, जहाँ पे ये दोनों सिर्फ ये 2 पॉइंट्स टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था, नोड्स भी आपको पता चल गया होगा क्या होते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं करंट डिवीज़न रूल, करंट डिवीज़न रूल, करंट डिवीज़न रूल देखते हैं, करंट डिवीज़न रूल क्या बोलता है, ठीक है दोस्तों। करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है कि आपके पास यहाँ पे सपोज करो एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो ये करंट सोर्स लगा हुआ है यहाँ पर, ओके। यहाँ से करंट सोर्स से
आई करंट जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये वाला साइन है, इसका मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर ये जो साइन आ रहा है इसमें मैंने इस तरह कर दिया, इसका मतलब एसी की बात कर रहा हूँ, एसी करंट है ना। ऊपर की तरफ एरो लगा देता हूँ, मतलब डीसी करंट की बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ओके। सपोज अब मैं इसे ग्रीन ले लेता हूँ कलर। तो यहाँ पर जो करंट है, सपोज द I2 इस ब्रांच के अंदर जा रहा है और जो इस ब्रांच के अंदर आ रहा है दिस इज I1 करंट आ रहा है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जब यहाँ से करंट निकल के जाएगा तो इस पॉइंट पे आके दो में स्प्लिट होगा, एक I1 में और एक I2 में, ठीक है ना। यहाँ पर आके स्प्लिट होगा तो बेसिकली होगा क्या, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स पे आके स्प्लिट हो रहा है, तो जो I1 के अंदर करंट है ना, सो इट शुड बी गिवन, अगर मेरा जो I1 के अंदर करंट है, I1 शुड बी गिवन दैट, जो इनके रेजिस्टेंस के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज R1, दिस इज R2। मेरे को I1 निकालना है, ध्यान देना एक बार, मुझे ये I1 निकालना है। तो I1 निकालने के लिए उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस वन। अगेन ये वाला करंट निकालना है ना, R1 I1, तो इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस है ना, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस तो सब में होगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय दिस करंट। सो दिस इज गोइंग टू बी, अगेन ध्यान से देखना एक बार, फिर I1 निकालना है तो इसके सामने वाला R2 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है ना, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये टोटल करंट I है ना। सिमिलरली I2 निकालेंगे तो क्या, I2 के सामने वाला, दिस इज द I2, इसके सामने वाला क्या है, R1 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है ना, और टोटल करंट जो इसके अंदर से जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी I ओनली, है ना। अमेजिंग ना। नाउ कम बैक टू, अगर इसी सर्किट को मैं उसके अंदर से रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, तो वो जो है क्या, अगर मैं इसको जो है उसके साथ रिप्लेस कर दूं, इंडक्टर के साथ, ठीक है ना। इंडक्टर का बताऊं या ना बताऊं, फिर वही कन्फ्यूजन आ रही है दोस्तों, ज़रूर बताना मुझे लिख के कमेंट में, मैं वेट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल में इंडक्टर का भी लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ पर एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है, ठीक है ना। दिस इज L1, दिस इज L2, ओके, एंड आई एम गोइंग टू पुट I हेयर, करंट I1 इधर आया है तो ये I2 हो गया, है ना। और उसके बाद जो यहाँ पर I1 आएगा, सिंपली जैसे पहले L2 के सामने वाला टोटल इम्पिडेंस, ओके, टोटल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर Z आ जाएगा, ठीक है ना। I2 निकालना है तो दिस इज L1 अपॉन L1 प्लस L2 टोटल इंडक्टेंस इनटू I, सॉरी यहाँ पूरा I था, ठीक है। ऐसे ही अब कैपेसिटर वाला लगा दोगे, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं यार हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है कैपेसिटर लगा दिया हमने, ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है ना। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज what actually happening, this is the current source is there, okay. So again I current is coming here and this is going to be I1, this is going to be I2। बस इसके केस में जो है दूसरा हो जाता है ना। I1 के केस में इसमें क्या सेम होगा, I1 के लिए C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I, है ना। इस केस में I2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस टोटल कैपेसिटेंस डिवाइडेड इनटू करंट, ठीक है ना। सो इस तरह आप निकाल सकते हैं, करंट डिवाइडर रूल को लगा के निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो और दूसरा क्या है, अगर आपके पास अगर मान लो कि आपके पास जो है ना ये R एलिमेंट्स हैं, फॉर R एलिमेंट्स पैरेलल में R1, अब बोले सर दो थोड़ी ना, मान लो 100 हुए तब क्या करोगे, तो R1 R2 है ना, ऐसे करके R के एलिमेंट्स तक जो आपके क्या है पैरेलल में लगे हुए हैं, यहाँ पे PARALLEL पैरेलल में लगा हुआ है विद सोर्स के साथ, विद सोर्स, ठीक है। तो इस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर निकालना है, सपोज I के निकालना है, केथ मतलब कोई इतने हैं, कोई केथ नंबर का है आगे की तरफ, मान लो यहाँ पे केथ नंबर का जो है RK है, इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है ये बताओ इस पूरे सर्किट के अंदर। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पर I के निकालने के लिए I करो, है ना, टोटल करंट तो बाद में करो ना, चलो बाद में मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली 1 अपॉन RK डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे करके 1 अपॉन RK तक जाना, ठीक है ना। और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देना, I से कर देना, है ना, पर्टिकुलर उसमें निकालने के लिए। तो ये भी कर सकते हो, या सिंपली क्या कंडक्टेंस निकाल लेना, उनको कंडक्टेंस निकाल लोगे I के 1 अपॉन RK से कंडक्टेंस भी निकल आएगा, तो दिस इज GK डिवाइडेड बाई सारे G को ऐड कर देना, G1 प्लस G2 टू GK। कंडक्टेंस क्या होता है, G इक्वल टू 1 अपॉन R,
कंडक्टेंस इनटू आई, है ना, इस तरह भी निकाल सकते हो। तो है ना दोस्तों कुछ ना कुछ अमेजिंग। तो ये आसान है ना निकालना यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है, टोटल पर्टिकुलर जिस ब्रांच में आप निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जिसके अंदर भी निकाल रहे हैं, है ना, उसका एडमिटेंस और सभी एडमिटेंस का सम, है ना, वो टोटल करंट को देता है। इतना मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होते, ये समझ में आ गया होगा। ये वाला ध्यान रखो, अपने काम का ब्रह्मास्त्र यही है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। वैसे ये अगर बहुत सारी ब्रांचेस हों, हायर लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम लड़ने जा रहे हो, तब ये आपके काम आएंगे, हथियार है, ठीक है। नाउ कम बैक टू द अनदर पॉइंट्स, अनदर पॉइंट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ओके, कल मैं इसको डिस्कस करता हूँ, है ना, लेक्चर काफ़ी मुझे याद नहीं कितनी लेंथ होगी इसकी, बट वी विल डिस्कस टुमारो। तो मैं कल तुम्हें वोल्टेज डिवाइडर डिस्कस करता हूँ, कुछ नेटवर्क्स डिस्कस करता हूँ, और प्लीज़ मुझे बता देना कि आपको इंडक्टर और कैपेसिटर्स के बारे में जानना है या नहीं जानना है, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ वो बेसिकली मैं जेड को पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपने लोगों के ना आर और सी के कॉम्बिनेशन में, आर प्लस जे ओमेगा सी, ये कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलेंगे, माइनस जे ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा सी, इस ये सब देखने के लिए मिलेंगे। तो डिपेंड्स करता है कि आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। तो उम्मीद है दोस्तों आज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखे। आज हमने क्या सीखा कि आपको किस तरह एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कनेक्ट कर सकते हो विद ए लिमिटेशन जरूर पता होनी चाहिए, है ना। और ये जो इम्पीडेंस बैलेंस ब्रिज की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जहाँ भी बीच में तार खींच रहा है उसके दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई दिस वन, या सिंपली जो तार खींच रहा है एक वाला Z1 ऊपर Z3 और Z2 ओवर Z4 इसके बराबर, ठीक है। और सीरीज़ में पैरेलल में कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, करंट KCL, और हमने करंट डिवाइडर रूल, कल वोल्टेज डिवाइडर देखेंगे, करंट वोल्टेज डिवाइडर रूल देखेंगे, और भी हम बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे रेजिस्टिव नेटवर्क्स की। चलिए, थैंक यू, बाय।